हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आइए, जैसा कि आपसे वादा किया था, आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। आज हम लेकर आए हैं आपका ये मॉडल पेपर। देखिए किस तरीके के इसमें प्रश्न रहेंगे, किस तरीके का मॉडल पेपर जो है वो आपके लिए तैयार किया है हमने। आपकी आगामी परीक्षा जो आपकी होने वाली है 1 मार्च को, आपका पेपर जो प्रस्तावित है उसमें आज हम लोग यहाँ पर देख बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको 2 से 3 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो अंतिम समय में उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से जांच लीजिएगा। तो आज का मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मॉडल पेपर से कम आपको मैं वादे के साथ कह सकता हूं 20 से 25 नंबर देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। और इसके बाद आपको एक मॉडल पेपर जो आपको मैं कराऊंगा वो आपको पेपर से एक दिन पहले देखने को मिलेगा। आप उस रात उस पेपर को देख कर जाइएगा, आपको पेपर कह सकता हूं 70 से 80% जो है वो उसी कंटेंट में से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का ये मॉडल पेपर, आज देखिए इसमें सबसे पहले हम जो लिखित के क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसके बाद जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम लास्ट में देखेंगे, अंत में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले लिखित के पोर्शन से जो आपका रहता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 2 प्रश्न हमने आपके सामने लिए हैं। इन 2 प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए क्या है, कहता है सभी प्रश्न हल कीजिए। इस लिखित जो खंड बा होता है, लिखित का जो पोर्शन आता है 50 नंबर का, उसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 6 के 6 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है क्या, 2 cos स्क्वायर, क्या 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 इक्वल टू कितना है, cos फाइव है। तो हमें फाइव का मान यहां से पता करना है कि फाइव का मान क्या रहने वाला है, फाइव का मान कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है कि फाइव का मान कितना है। तो आइए देखिए, cos 45 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 1/√2 की पावर 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू cos 5 है। ठीक है, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई वर्क करिएगा तो 1/2 -1 इक्वल टू cos 5 हो जाएगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 -1 इक्वल टू cos 5 है। ठीक है, यहाँ cos 5 की अगर बात करते हैं तो ये cos 5 कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। और अब बात करते हैं cos 0 का मान। अगर बात करें cos 0, तो cos 0 जो होता है, मतलब 0 जो होता है cos में, वो कितने डिग्री का मान होता है, cos 90 का मान होता है। तो 5 का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों, वो कितना रहने वाला है, 90 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 90 अंश रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ये क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं, चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है हमारा। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। कहता है चित्र में ए बी और सी डी दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए एई प्लस ईडी बराबर बीई प्लस ईसी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी के बारे में यहां ज्ञात होना चाहिए। देखिए वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से जब हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। क्या, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहां पर आप इसी कंडीशन को यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं, बराबर होती हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बिंदु आपका ई है, ये वृत्त के बाहर स्थित है दोनों वृत्त के लिए। अगर ये दोनों वृत्त के लिए वृत्त के बाहर स्थित है तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी कंडीशन होगी ए ई का बराबर हो जाएगा क्या ईसी के साथ, ठीक है। और ऐसे हम कह सकते हैं कि ईडी जो होगा, ईडी क्या, ईडी जो बराबर होगी वो किसके साथ होगी, वीई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वीई के बराबर होगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, क्या समीकरण 1 प्लस 2 कर दिया जाए तो हमारा आंसर बन जाएगा, यानी एई प्लस ईडी बराबर हो जाएगा क्या ईसी प्लस वी। तो इस तरीके से प्रश्न था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन की बात हुई थी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है तो क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3 पार्ट रहने वाला है और 4th पार्ट रहने वाला है। 2 पार्ट आपके सामने है, इन दोनों पार्ट्स की बात करेंगे, किस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं आइए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी का हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको बारंबारता सारणी दी जाती है, क्या जो बारंबारता सारणी आपको दी जाती है वहां से हम क्या करते हैं, बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बहुलक वर्ग की कंडीशन को देखते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे अधिक बारंबारता की बात करते हैं प्यारे बच्चों 9 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा, इसे हम F2 कहेंगे। और हमारा जो बहुलक वर्ग होगा, क्या बहुलक वर्ग। देखिए कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से आपको सारणी दे देता है और कहता है बताइए कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग आप यहां से देख रहे हैं कितना है, बहुलक वर्ग हमारा ये रहेगा। तो यहां से L का मान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब आप जानते हैं बहुलक निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का अगर हम प्रयोग करते हैं, क्या L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है, H होता है प्यारे बच्चों। अब ये H क्या है, तो H की अगर बात करते हैं तो H जितने का डिफरेंस होता है वही आपका H होता है। क्या होता है, H होता है। तो यहाँ H का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। L की बात करते हैं 55 है, प्लस F1 का मान 9, F0 7 हो जाएगा, वटे 2F1 9 हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 5 हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 बचेगा, ये 9 दूनी 18 माइनस के 7 5 12 और गुणा में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 55 प्लस ये हो जाएगा 15 दूनी 30 बटे कितना 6 बच जाएगा, 6 से काट दीजिए तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो बहुलक पता चलेगा प्यारे बच्चों, बहुलक कितना हो गया, 60 हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ सरल भाषा में आप बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न आपसे यहां से बनेगा और प्रश्न अगर यहां से बनेगा तो आप किस तरीके से उसे लगा सकते हैं, सबसे मैटर करता है कि आपको उसका सूत्र ज्ञात हो। देखिए आपके लिए जो क्लास 10th के सूत्र बन सकते हैं उन्हें हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। आपको एक वीडियो के माध्यम से सभी 10th के जो भी फॉर्मूले आपके बन सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर का हम आपके सामने एक बार डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्मूले आपके 10th क्लास में हैं उन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। जल्द ही आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। इसी तरीके का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा और एग्जाम तक हम आपके साथ बने हुए हैं। उसके बाद हम आपके लिए
11 का बैच जो है वो अनाउंस करेंगे, 11 का बैच जो है वो हम लोग चालू कर लेंगे और हम अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू रखने वाले हैं। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना। देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कंपेयरिंग करनी है आपको, इससे तुलना करानी है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराइएगा, तुलना करा लीजिए। जब आप तुलना कराते हैं प्यारे बच्चों तो a का मान आपको मिल जाएगा कितना, 9। b की बात करते हैं तो माइनस का 6 मिल जाएगा और c की बात करते हैं तो 1 मिल जाएगा। क्या 1 मिल जाएगा। अगर यहां बात करते हैं, हम आपसे क्या कहा, विविक्तर निकालना था। क्या निकालना था, विविक्तर। डिस्क्रीमेंट आपसे पूछ रहा है तो विविक्तर d बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहां मान रखेंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 36, माइनस के 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए विविक्तर की अगर बात करते हैं, विविक्तर तो आपका 0 आ गया, डी का डिस्क्रीमेंट जो है वो आपका क्या है, 0 है। फिर क्या कहा, और मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, आपको डी का मान निकालना पड़ता है। जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाता है उससे आपको डी का मान बनाना पड़ता है। अगर डी का मान, फर्स्ट शर्त में अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 आता है, कहने का मतलब है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं तथा परिमेय होते हैं। अगर डी का मान आपका 0 के बराबर आता है, 0 के इक्वल आता है तो मूल वास्तविक भी होते हैं तथा बराबर भी होते हैं। और अगर डी का मान लेस देन 0 आता है, मतलब 0 से कम आता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल जो है वो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं क्या, चूंकि डी का मान क्या है, सेकंड कंडीशन में, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, मूलों की प्रकृति की, चूंकि आपको यहां बता आ गया डी का मान क्या आ गया, डी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा कैसे हैं, बराबर है। ये दूसरी कंडीशन का मान हो गया। अब उसने ये कहा कि इन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो थर्ड कंडीशन में अगर आप बात करते हैं ज्ञात करने की, तो आप जानते हैं दराचार सूत्र जानते हैं, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन क्या होता है, 2a होता है। अब यहां से आप मान रख दीजिए, जब मान रखने की बात करते हैं तो x बराबर -b और माइनस का 6, यहां पर b का मान प्लस माइनस √, ये क्या है, d है। और d की जगह अगर बात करते हैं तो 0 आया है तो यहाँ 0 रख सकते हैं। अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तब भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2a हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बना, ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा 36 माइनस 36 बटे कितना, 18 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा क्या, 6 प्लस माइनस 0 बटे 18। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 6 बटे 18, यानी 6 कम 6 6 3 18, तो x बराबर 1/3। आप कहेंगे सर एक ही वैल्यू आई, यहाँ तो एक वैल्यू है लेकिन ये x के 2 मान होंगे। कितने होंगे, 2 मान होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 1/3 तथा 1/3, क्योंकि समान है ना, तो इसलिए हम 1/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इसका 4th पार्ट लेंगे। देखिए अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट रहेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, किस तरीके से लगा सकते हैं जरा देखिएगा। कहता है एक बहुपद है f(x), क्या एक बहुपद आपके सामने दिया गया है, f(x) बराबर क्या है, एक बहुपद है। f(x) इक्वल टू क्या है, x² माइनस 5x माइनस k
कि शून्यक जो है अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो के का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अगर यहां बात करते हैं प्यारे बच्चों अल्फा माइनस बीटा, एक कंडीशन आपको यहां पर दी गई है, क्या, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यानी दोनों शून्यकों का जो अंतर है वो आपका -1 है। कितना है, -1 है। तो जब -1 है तो इसको किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, के का मान हमें निकालना है। तो के का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या करा लीजिए, तुलना करा लीजिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या कर लेनी है, तुलना करानी है। तो जब तुलना कराइएगा तो ए का मान यहाँ 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर -5, सी बराबर -k हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं इसमें आगे की, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, माइनस के बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा वो -5 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 5/1, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो 5 आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कह सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहां से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बीटा से 2 बीटा कट जाएगा, तो अल्फा 2 अल्फा बराबर 6 हो जाएगा। अल्फा बराबर 6/2, यानी अल्फा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा का मान अगर 3 है तो बीटा का मान आप निकाल सकते हैं कहां से, फ्रॉम 1 में रख दीजिए। जब 1 में रखेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा 5, ये उधर पहुंच जाएगा, अल्फा यानी -3, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अल्फा का मान 3, बीटा का मान कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। इस कंडीशन से आप यहां पर एक कंडीशन और आप जानते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। जी हाँ सर, होता है। तो यहां से इसकी कंडीशन की बात करें, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 2 है, इक्वल टू में माइनस का K/1 हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं 6 इक्वल टू -k, तो k बराबर -6 आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। देखिए आपके लिए वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और इस तरीके से आपको ये मॉडल पेपर में तैयार करके लाता हूं आपके लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी की सारी पीडीएफ्स, नोट्स जो भी होते हैं वो वहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा रेशनल और इनरेशनल नंबर से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं एक प्रश्न इस तरीके का बनता ही बनता है। तो इसको किस तरीके से आप बनाएंगे, किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए 7 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां इसका व्युत्क्रम मान लीजिए, क्या माना, 7 + √3 एक परमेय संख्या है। और देखिए जो भी परमेय संख्याएं होती हैं, जो भी रेशनल नंबर होते हैं, वो सभी के सभी p/q के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं, p/q के रूप में होते हैं। तो यहाँ इसको हम p/q के रूप में अगर लिखें तो 7 + √3 इक्वल टू हो जाएगा p/q, और q का मान प्यारे बच्चों क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाएगा q तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, फिर तो हमारा डिफाइन ही नहीं होगा क्वेश्चन। तो q का मान 0 नहीं होगा। अब देखिए ये एक रेशनल नंबर है, तो इस 7 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो इन रेशनल में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा p/q -7। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो √3 इक्वल टू p -7q/q हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप बता सकते हैं। यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब क्या कंडीशन है जरा देखिएगा, क्या, चूंकि p -7q/q एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, जबकि जबकि अगर हम √3 की बात करते हैं, √3
एक अपरमेय संख्या। क्यों अपरमेय है? क्योंकि इसका जो है वो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमारी एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अगर एक परमेय और एक अपरमेय को आप जोड़िएगा, एक परमेय और एक अपरमेय का आप गुणा कीजिएगा, एक परमेय और अपरमेय को घटाइएगा या फिर आप भाग कीजिएगा, सदैव आपको एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं 7 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। क्या? एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से प्रश्न को आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने हमारे पिछले मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, जो हमने आपको 3 से 4 मॉडल पेपर्स करा दिए हैं, उनको आप लास्ट समय में, इन अंतिम समय में अपना देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इन्हीं 4 सेटों में आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो मिल जाएगा। एक मॉडल पेपर जो आपके लिए रहेगा वो हमारा पेपर से एक दिन पहले रहेगा, उसको आप देख कर जाइएगा, वहां से भी आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे आपसे दूसरी हेडिंग पर, दूसरी हेडिंग को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, कहता है निम्नलिखित बारंबारता निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इस समीकरण को हल करिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से बारंबारता सारणी दी जाएगी तो सबसे पहले अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आपको संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। क्या? संचयी बारंबारता बनानी होगी। संचयी बारंबारता बनाकर ही आप माध्यिका को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो संचयी बारंबारता बनाते कैसे, जो आपकी बारंबारता का फर्स्ट अवयव होता है उसको आप इसी प्रकार से यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद इसको क्रॉस जोड़िएगा। 14 में अगर 56 जोड़ते हैं तो ये आप 70 हो जाएगा। 70 और 60 जोड़ दीजिएगा, 130 हो जाएगा। 130 में अगर इसको जोड़ते 8 3 11, 116 हो जाएगा। देखिए, 6 और 8 3 11, ठीक है, सॉरी 216 हो जाएगा। कितना? 216। और यहां जोड़ देंगे, देखिए 6 4 10, 7 और 1 8 और 1 9, और हो जाएगा 290। तो 290 जो है यहां तक आपका बनेगा। इस तरीके से हम आपको देखने वाले हैं। यहां अगर बात करते हैं n/2 की, n/2 निकालिएगा तो 290/2 हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा कितना, 1 4 5, 145 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ n का मान कितना रहेगा, 290 रहने वाला है। 290 n का मान, तो n/2 145। 145 की जब बात करेंगे यानी 145वां पद चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल F, इसको लेट कर लीजिए, इसको आप स्मॉल f लेट कर लीजिए, और ये आपका L1 और L2 हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब आपसे क्या कहा प्रश्न में, माध्यिका निकालिए। क्या? माध्यिका निकालनी है, मीडियन आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f होता है, और n/2, क्या, n/2 माइनस कैपिटल F, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रख दीजिए मान। L1 की बात करते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा, प्लस 35 माइनस 30। स्मॉल f की बात करते हैं तो 86, और n/2 145 माइनस 130। करिएगा सॉल्व। 30 प्लस हो जाएगा कितना, 5/86, और यहां से जब घटाइएगा तो ये बच जाएगा कितना, 5 बच जाएगा। कितना, सॉरी 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। देखिए, इसको आप सॉल्व आपको अगर करना है तो किस तरीके से, 15 पना 75, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 75/86 हो जाएगा। कितना, 75/86 बटे में 1 कर लीजिए। अब इसको एलसीएम लेकर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेकर ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए 0 6 3 18 हो जाएगा, और 3 8 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, और प्लस के 75 बटे कितना, 86 है। इसको जोड़ दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 8 7 15, और यहाँ पर 25 और 1 26, ये आपका बनेगा। अगर आप इसको भाग करते हैं, इसको डिवाइडेशन करते हैं, तो कितना आंसर बन के आने वाला है ये आप देख लीजिए। इसको जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए अगर 26 86 से बात करें तो 3 बार में, कितनी बार में, 3 बार में ये चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा ना।
तो इसका जो आंसर प्यारे बच्चों बनेगा वो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर बनेगा 30 दशमलव कितना, 30.87। आप इसको चेक कर लीजिएगा, 30.87 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो माध्यिका के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से लगाना है और हल करना है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। क्या कहता है जरा देख लीजिए, एक समीकरण है, क्या समीकरण आपके सामने है, क्या गिवन है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 और x का मान जो है वो आपका 0 नहीं है। क्या x का मान जो है वो आपका 0 नहीं है, ठीक। तो आइए एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम जो रहेगा प्यारे बच्चों वो x रहेगा, इक्वल टू में क्या है 3y1 कर लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसको पक्षांतर करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 1 के ऐसे फैक्टर अगर करें कि 3 हो जाए तो ये तो इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर इम्पॉसिबल नहीं होता तो आपका क्या होता है, डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला जो होता है उसको आप लगाइएगा। तो अगर बात करते हैं इसके कंपेयरिंग की, इसकी तुलना की, तो इसकी तुलना करानी होगी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करानी होगी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, इसकी तुलना कराइएगा। तो a का मान प्यारे बच्चों यहाँ 1 हो जाएगा, b की बात करेंगे तो माइनस का 3 और c का मान माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहने वाला है। अब अगर आप इसको आगे देखना चाहते हैं तो कैसे, जरा देखिए डिस्क्रीमेंट फॉर्मूला अगर बात करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इसको हम त्रिधराचार सूत्र भी कहते हैं। तो माइनस बी माइनस 3, तो माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस रूट माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट कितना, 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल होंगी, क्या, 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन कितना 2, ये दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी। तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके फॉर्मूला, जब भी आपके फैक्टर्स नहीं होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बने और अगर उसके फैक्टर नहीं होते हैं तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर, इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कहता है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो 101% बनने के चांस है इस बार, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। तो यहाँ मान लीजिए सबसे पहले, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया उसी प्रकार से मान लीजिए, माना अंडर रूट 7 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय है तो आप इसको जानते हैं, इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, √7 इक्वल टू पी वाई क्यू। लेकिन यहां पर एक शर्त अब की बात प्रयोग होगी, क्यू का मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन पी तथा क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। मतलब एक के अतिरिक्त, एक होगा वो तो चलेगा, लेकिन अन्य कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा पी और क्यू का, ठीक है। आइए ऐसी कंडीशन जब भी आती है तो प्रश्न को सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क कर देना है। क्या कर देना है, वर्क करने पर जब आप इसको वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, √7 की पावर 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। √7 है तो √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर का अगर मान निकालिएगा तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 7। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब इक्वेशन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो यहां पर इसको किस तरीके से आपको करना है, देखिए चूंकि पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है,
अगर मैं कहूं कि पी स्क्वायर जो है वो आपका किससे 7 से विभाज्य है, अगर पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पी भी 7 से विभाज्य होगा, पी भी 7 से विभाज्य होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग, अगर किसी संख्या का वर्ग जो है वो किसी नंबर से अगर कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उस संख्या का वर्गमूल जो होगा वो भी उस नंबर से विभाजित हो जाएगा, ऐसा हम सभी जानते हैं। अब यहां पर अगर ऐसा है तो मान लीजिए क्या, माना P बराबर 7R मान लिया हमने, यहां P की जगह रखते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर 7×7 = R² हो जाएगा। इसे 7 टाइम्स काट दीजिए तो क्यू स्क्वायर बराबर 7R², R² बराबर Q²/7। इस इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। क्या कह दीजिए? 2 कह दीजिए। यहां पर भी वही कंडीशन बनी प्यारे बच्चों, क्या बनी, क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है तब Q भी 7 से विभाज्य होगा। अब यहां से एक कंडीशन प्यारे बच्चों क्या पता चल गई, यहां से आपने क्या पता कर लिया, यहां से आपने जो पता कर लिया वो क्या, हमने यहां क्या कहा था, P और Q का एक के अतिरिक्त यानी एक तो गुणनखंड हो सकता है लेकिन कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। जबकि यहां क्या हुआ, P जो था वो हमारा 7 से कट रहा था, Q जो था वो हमारा 7 से विभाजित हो रहा था, यानी यहां पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पता चला, वो क्या था, 7 था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि P तथा Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य अभाज्य गुणनखंड साथ भी है, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 के विरोधाभास स्थिति से √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा 2025 की परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन रहेगा। 1 मार्च को ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कहीं ना कहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसमें आपका दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √2 हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन ही इस बार एग्जाम में बनेगा। तो इसको आप लगाने का तरीका यही है, अगर मान लीजिए हाँ √2 आता है तो यहां आप 2R मान लीजिए, √3 आता है तो यहां 3R मान लीजिए, 5 आता है तो 5R मान लीजिए। करने का प्रोसेस आपका यही रहेगा, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। आइए अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 रहने वाला इस हेडिंग का। ठीक है, देखिएगा, कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासे को, पासा क्या है, एक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, जो कुल परिणाम आपके आते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करने वाला हूं, तो 6 ही होते, कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। और उसमें भी आपसे कहा अभाज्य संख्या, क्या, अभाज्य। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो ये 3 होती हैं, कौन सी होती हैं, 3 होती, कौन कौन सी, 2, 3 और 5 होती हैं, तो ये 3 ही होती हैं। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आपसे कहा अभाज्य संख्या
आने की फ्रैक्टा प्रोबेबिलिटी। तो देखिए क्या होता है, टोटल आउटकम्स नीचे होते हैं, इवेंट्स ऊपर होते हैं, यानी क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 लिख सकता हूं। ऐसे करके बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में आपसे क्या कहा, एक विषम संख्या। अगर मैं बात करता हूं विषम संख्या किसकी, विषम संख्या की अगर बात करते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या के कॉन्सेप्ट में भी कितनी होगी, 3 होंगी। कौन सी, 1, 3 और 5 हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तो विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता की अगर बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे इस दूसरी हेडिंग के अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर। आइए इन क्वेश्चंस को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप बात करने वाले हैं। देखिए जरा, कहता है दो घनों को जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो देखिए क्या होता है, घन घन का आयतन, जो घन का आयतन दिया गया है वो कितना है, 64 दिया गया है। और घन का जो आयतन होता है बेटा वो भुजा क्यूब होता है, यानी ए क्यूब होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। यहां से ए की जो वैल्यू आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। देखिए अब बात करते हैं घनाभ के लिए। देखिए जब आप संलग्न फलकों को मिलाकर रखेंगे तो इसमें लंबाई जो होगी, घनाभ की लंबाई जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी 2a हो जाएगी, यानी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है वो आपकी वही रहती है और ऊंचाई भी आपकी वही रहती है। ठीक है, तो ये आपकी सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में अगर बात करें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता क्या है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है आपका। तो यहां मान रख दीजिए, जब आप यहां मान रखेंगे तो 2 एल का मान 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8 रख दीजिए। तो 2 8 चौकू 32, 4 चौकू 16, 8 चौकू 32, 32 32 64, 64 16 80, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए क्या है, कहता एक व्रत है, क्या है, एक व्रत है, मान लीजिए एक व्रत है आपका, ये इसका व्यास है, व्यास इसका मान लेता हूं ए बी है, और ये मान लीजिए कोई बिंदु है इसका क्या, ओ केंद्र है। इस केंद्र के निर्देशांक आपको दिए गए हैं कितना, 2a कोमा a माइनस 7। और कह रहा है यदि वृत्त बिंदु इतने से होकर जाता है, मतलब ये बिंदु जो 11 कोमा माइनस 9 है वो कहीं वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो मान लेता हूं ये वृत्त का जो बिंदु हो जाएगा वो b मान लेता हूं क्या है 11 कोमा माइनस 9 है। ये दूरी जो या व्यास दिया गया है वो 10 अंडर रूट 2 है। अगर 10 अंडर रूट 2 व्यास है तो मैं बात कर सकता हूं इसकी त्रिज्या क्या होगी, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं वृत्त का व्यास, यह तो आपको दिया गया था, कितना दिया गया था, ये 10 अंडर रूट 2 दिया गया था मात्रक। और अगर हम बात करते हैं त्रिज्या, त्रिज्या आर, ये हो जाएगी क्या 10 अंडर रूट 2 बटे 2, तो यहां इसको त्रिज्या को हम ओबी मान लेते हैं, तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अब ओबी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या x2 माइनस x1 यानी 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस माइनस 9 माइनस का a प्लस 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर में 5 अंडर रूट 2। देखिए यहां से जब इसको सॉल्व करिएगा तो 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर ही रहेगा। यहां जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए माइनस का बनेगा तो माइनस चिन्ह यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं,
तो माइनस का a प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर अगर खोलें तो यहां से वर्ग भी कर दीजिए, क्या वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो इसका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उधर वर्ग हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 11 माइनस 2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5 अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक है, होल स्क्वायर खोल दीजिए 121 हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर और 11 दूनी 22 दूनी 44a प्लस a स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4a बराबर 55 25 दूनी 50। ठीक है, तो हो जाएगा 5a स्क्वायर, यहां से घट जाएगा तो माइनस का 40a, देखिए ये हो जाएगा 125 125 माइनस 50 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहां बच जाएगा 75, कितना यहां से 5 का डिवाइडेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस की 8a प्लस के 15 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए 8 हो जाए। तो आप जानते हैं 5 3 15 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के 5a माइनस का 3a प्लस के 15 बराबर 0। यहां से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 a माइनस 5 हो जाएगा a माइनस 5 एंड a माइनस 3 बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0 तो a बराबर 5 और यहां से a माइनस 3 बराबर 0 तो a बराबर 3। तो a की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 3 और कितनी 5। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होता है। तो ये आपके थे 4 नंबर का प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनता है, उस पर हमने बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। आइए उन्हीं की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको 2 प्रश्न जो है वो दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा, लेकिन हम दोनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हम इसको मॉडल पेपर को यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है, 2 समीकरण आपके सामने, 2 इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करना, हल करना। देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने है, क्या 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है आपकी 1/3x प्लस वाई माइनस के 2/3x माइनस वाई बराबर माइनस के 3/4। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक रैखिक समीकरण में बदलकर भी हल कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर करा दें, यहां पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा समीकरण में तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे इस पूरे इक्वेशन के अंदर तो हो जाएगा 4/3x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2/3x माइनस वाई बराबर में कितना 2। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5/3x प्लस वाई और यहाँ सॉल्व करना होगा आपको, क्या यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए माइनस के 3/4 प्लस के 2/1 हो जाएगा, यहाँ से 5/3x प्लस वाई बनेगा और यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 3 घटाइएगा तो 5/4 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर में इसको थर्ड कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, थर्ड कह सकता हूँ। अब समीकरण किस में, 1 में, समीकरण 1 में 3x प्लस वाई बराबर 4 रखने पर रख दीजिए। चलिए यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका 2 बार में। ठीक है, 1/2 उधर पहुंच जाएगा तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 1/2। देखिए कंपेयरिंग कराएंगे, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 3x माइनस वाई बराबर कितना 2। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर कर दीजिए सर हल। देखिए यहां हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 है और यहाँ 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6x हो जाएगा बराबर में 6। x का मान निकालिएगा तो 6/6 काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया,
1 हो गया। अब ये x का मान समीकरण 4 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, देखिए 3x, तो 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर कितना 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 1 हो गया। यही आपको जानने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाने वाले थे, हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे तीसरी हेडिंग का, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, आप हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है एक कक्षा परीक्षण में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। सैफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लेता हूं इसमें माना गणित में मिले अंक, गणित में मान लेता हूं x अंक मिले। तो अंग्रेजी की अगर बात करते हैं क्या, क्योंकि दोनों के अंकों का योग जो है वो कितना था, 30 है। तो ये हो जाएगा 30 माइनस कितना x हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी है। उसने कहा यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। देखिए एटीक्यू की बात करते हैं यहां पर प्रश्नानुसार। उसने कहा गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलते यानी x प्लस 2 हो जाता, और अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिले होते यानी 30 माइनस x माइनस कितना 3, तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाना था। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाना है। आइए देखते हैं x प्लस 2। ठीक है, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 210 हो जाएगा। गुणा कराइएगा तो 27x हो जाएगा यहां से, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 27 दूनी 54 माइनस का 2x बराबर 210। यहां से माइनस एक्स स्क्वायर और ये 27 घट जाएगा तो 25x बचेगा यहां से, और प्लस के 54 माइनस का 210 कर लीजिए बराबर में 0 हो जाएगा। यहां से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, और यहां बचेगा कितना, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहां बचेगा 0। 10 में से 20 में से आप घटा दीजिए तो 20 में से घटाएंगे 15 बच जाएगा, 156 हो जाएगा। माइनस चिन्ह का क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर दीजिए तो हो जाएगा क्या 25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर आपको 25 मिल जाए। तो आप सभी जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस के 13 बार बराबर में 0, यानी x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको एक बार 13 मिल जाएगी, और इसी प्रकार से x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन पॉसिबल है। अब आपके यहां से क्या, जरा हम बात करते हैं। देखिए यहां से अगर बात करते हैं क्या, केस 1, केस फर्स्ट की बात करें अगर, तो उसने कहा गणित में अगर हम मान लें गणित के अंक, ठीक है, गणित में मिले अंक बराबर कितना, 13 अगर गणित में अंक मिलते हैं, 13 अंक अगर गणित में मिलते हैं तो इस कंडीशन में अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे, अंग्रेजी में मिले अंक बराबर ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 13 बराबर कितना 17 अंक। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। दूसरे केस की अगर बात करते हैं, इसमें जो दूसरा केस हमारा है, सेकंड केस क्या है, अगर उसको गणित में बात करते हैं, किसमें, गणित में
मिले अंक बराबर, अगर गणित में उसको कितने 12 अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी में प्यारे बच्चों कितने मिल जाएंगे, तो अंग्रेजी में मिले अंक बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 कितना 18। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का ये प्रोसेस था, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 4th और इसका भी पार्ट नंबर 1 कहता है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश से खंबे की ऊंचाई बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। एक मीनार है आपकी, बना लेता हूं, ये मीनार है आपकी और इधर एक मान लीजिए कोई खंबा है इस तरीके से, ठीक है। क्या प्रश्न है, एक ए बी खंबा है और सी डी कोई मीनार है और इसे मैं बिंदु मान लेता हूं। क्या कहा प्रश्न में, एक बार पढ़ लीजिए। कहता है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, मीनार की जो ऊंचाई दी गई है वो आपको 50 मीटर दी गई है। क्या 50 मीटर दी गई है, ठीक है सर। मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे यानी इस तरीके से एंगल बनेगा, कितने का बन रहा है 45 अंश बन रहा है सर, ठीक है। और उसके आधार के अवनमन कोण, इसके आधार का अवनमन कोण ये बनेगा, ये कितना है 60 अंश है। और ये अवनमन है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री बनेगा। कह रहा खंबे की ऊंचाई, तो इसको h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी आपकी h हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 माइनस कितना h, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। मान लीजिए क्या माना, खंबा ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितनी है h मीटर है। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज, एक एक कंडीशन की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बात करने वाले हैं बीसीडी में। बीसीडी में बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना x है, ठीक है। ये बनेगा आपका। अब यहां से अगर tan 60 की बात करते हैं तो √3 होता है, √3 इक्वल टू 50 बटे कितना x हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 50 बटे √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज दूसरा जो है कौन सा, AED में। यहां से आप tan 45 की कंडीशन लगा सकते हैं, h माइनस 50 माइनस h होगा बटे x, ठीक है। tan 45 का मान 1 है, 1 होता है, ये हो जाएगा 50 माइनस h बटे कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस h। हाँ x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर, x का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे √3 इक्वल टू 50 माइनस h बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो 50 बराबर 50 √3 माइनस के √3h, इसको इधर ले आइए आगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 50 √3 माइनस कितना 50, यहां से √3 कॉमन रहेगा, यहां से 50 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। h का मान 50 √3 माइनस 1 बटे √3, ये रहेगा आपका, ये आपका आंसर बनने वाला है। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। यहां से आप चाहें तो √3 का ऊपर नीचे गुणा भी करा दीजिए तो h बराबर हो जाएगा क्या 50 और रूट का गुणा के ब्रैकेट में तो 3 माइनस √3 बटे कितना 3, ये हमारी क्या हो जाएगी खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से आपका यह हल होगा। आइए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, इसका 4th का सेकंड पार्ट रहेगा, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चन है। जो देखिए पेपर आपका बोर्ड प्रदर्शित पेपर जो है वो आपका जिस तरीके से बना है, क्वेश्चंस को हमने उसी प्रकार से लिया है, उसी प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे
और वैसा ही पेपर जो है वो आपका बनने वाला है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 15 मीटर ऊंचा कोई मकान है, उसके शिखर से देखने पर एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। देखिए, ये आपका कोई टावर है और ये कोई आपका मकान है। इनके दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूं x मीटर है, और ये 15 मीटर ऊंचा क्या है, हमारा मकान है ए बी। सी डी कोई क्या है, टावर है। इसको यहां से मिलाएंगे तो ये भी x मीटर हो जाएगा, और ये कोई बिंदु ई मान लिया हमने। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 30 अंश हो जाएगा। चलिए सर, 30 अंश बना दिया। आगे क्या कहता है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान के तल से बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 60 अंश हो जाएगा। चलिए सर, बना दिया। तो बताना है आपको क्या, टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की ऊंचाई मान लेता हूं कितनी है, h है, तो ये 15 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वाली h माइनस कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक, ये बन गया आपका। तो मान लीजिए सबसे पहले जो उसने कहा है, क्या माना, टावर सीडी की ऊंचाई बराबर h मीटर, मकान तथा टावर के बीच की दूरी ये आपकी कितनी है, x मीटर है। ठीक, ये कंडीशन आपकी यहां तक है। अब आपको क्या करना है, एंगल से बात करनी है। तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में कौन सा एंगल है, tan 60 है। tan 60 बराबर h बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 60 का मान आप सभी जानते हैं √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h बटे x। यहां से अगर h की बात करें तो h बराबर √3x हो जाएगा। इसको हम नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, देख लीजिए, समकोण त्रिभुज क्या, AED में हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या, h माइनस 15 बटे x हो जाएगा। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, इक्वल टू h माइनस 15 बटे x हो जाएगा। क्रॉस गुणा जब कराते हैं तो हो जाएगा x बराबर क्या, √3 और h माइनस कितना, 15। यहां से क्या करिएगा, h का मान रख दीजिए। h का मान रखने पर रख दीजिए तो x बराबर हो जाएगा √3, और यहां से √3x माइनस 15 गुणा कराइएगा तो x बराबर 3x माइनस के 15 √3 हो जाएगा। ठीक है, x को इधर लाएंगे तो x माइनस 3x बराबर माइनस के √15, सॉरी 15 √3, यहां से हो जाएगा कितना, माइनस का 2x बराबर माइनस का 15 √3, ये माइनस माइनस प्लस, x निकालिएगा। x का मान जब निकालेंगे तो 15 √3 बटे कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अगर यहां से √3 का मान रखते हो, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक बार एंगल को देख ले, 30 है, ठीक रहेगा, बिल्कुल सही है। देखिए इसको हम √3 का मान अगर यहां रखते हैं तो 15 गुणा 1.732 रखेंगे बटे में 2, तो x बराबर हो जाएगा क्या, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 3 48 और 15 सत्ते 105, 105 और 109। ठीक है, और बचे कहां से लगेगी कितनी, 10, 15 एकम 15, 10 25 बटे में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से भाग करिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 2 ने 18 मीटर, ये हो जाएगा। इतना निकल के आएगा प्यारे बच्चों, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर, ठीक, ओके, ये रहेगा। ठीक है, तो h माइनस 15
√3, एच का मान है √3x हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि tan 60 का मान है। ठीक है, ओके। ठीक, यहां से अगर बात करते हैं समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 में x बराबर 15√3/2 रखने पर रख दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 15√3 बटे कितना 2। तो ये हो जाएगा h बराबर, देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 × 45/2। तो h का जो मान निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 22.5 मीटर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आंसर जो इसका बन रहा है वो क्या यही रहेगा 22.5। ठीक है, देख लेते एक बार। tan 60 का मान तो √3 h/x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से h का मान निकालिएगा तो √3x हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है AET हो जाएगा। ठीक, h - 15/x सही है, यहाँ से h - 15 क्रॉस गुणा कराइएगा तो x बराबर h का मान √3x रख दिया यहाँ से। तो ये ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेंगे और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, 5वां रहेगा, और ये हमारा इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लेंगे वो OMR बेस्ड क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी r बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। थीटा का मान यहां पर और दिया गया आपको कितना, ये आपको दिया गया 30 अंश। क्या दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रिज्यखंड की, क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम प्यारे बच्चे लघु भी कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता πr² थीटा बटे क्या 360। ठीक है, अब देखिए यहां पाई की बात करते हैं, तो पाई का मान अगर आप यहां रखना चाहें तो रख लीजिए। जैसे यहां रखते हैं, पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 4 गुणा 4 हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है 30 अंश है, और बटे में 360 हो जाएगा। इसको आप 12 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 4 से काट दिए, 4 3 12, ये हो जाएगा कितना 4 चौकू 16, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 दशमलव ये हो जाएगा बटे में 3, यहाँ भाग करेंगे तो 3 चौकू 12, 3 एकम 3, बचेगा कितना 1, सॉरी 2 बचेगा, 3 8 24। ठीक है, कितना बच जाएगा 3 8 24, 2 बचेगा, 3 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कितना, आंसर बन जाएगा, इसको आप इतना लिख सकते हैं। अब हम यहां बात करने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान 3.14 ले लीजिए, इंटू में आर का मान 4 गुणा 4 है। देखिए ये हो जाएगा कितना 3.14 गुणा 16, 16 का गुणा कराइएगा, 16 चौको 64, कितना 64 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22, हासिल कितनी 2, 16 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ये निकल के आएगा आपका। ठीक है, उसने कहा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहां से क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल 50 दशमलव कितना निकाला हमने 24, और माइनस का ये कितना था 4.186। ठीक है, इसको आप घटा दीजिए। देखिए 0 मान लेता हूं यहां पर, तो हो जाएगा 4, यहाँ 13 13 में से
8 घटाएंगे तो 5, यहाँ रह जाएगा 1, 1 में से 1 जीरो बच जाएगा, दशमलव यहाँ रहेगा कितना आपका 50, 50 यानी 46। तो ये रहेगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 46.00054। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं, इसको हम हल कर सकते थे। आइए इसका अंतिम प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर। आइए बात करते हैं लिखित पोर्शन के आपके अंतिम प्रश्न पर। आपका अंतिम प्रश्न क्या रहेगा जरा देख लीजिए। कहता है एक ठोस एक शंख के आकार का है, एक ठोस है जो शंख के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए चित्र इसका अगर डायग्राम बनाएं तो आपका इस तरीके से कुछ ये डायग्राम रहेगा। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर एक शंख जो है वो आपका अध्यारोपित रखा हुआ है। ये देखिए रख दिया हमने यहां पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम l मान लेते हैं। ये आपकी रेडियस r हो जाएगी, तो इसकी भी रेडियस क्या कहलाएगी, r कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो जाएगा a b c d n o। ठीक है, कहता है एक आधार त्रिज्या का अध्यारोपित है अर्धगोले पर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाहता है क्वेश्चन में कि जो अर्धगोला है उस अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ है, जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंख का वक्रपृष्ठ क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम बात करने वाले हैं चूंकि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है किसके, शंख का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है और शंख का वक्रपृष्ठ पाई आर एल होता है। चूंकि त्रिज्या बराबर है तो आर से आप आर कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 2r इक्वल टू एल हो जाएगा, या हम एल बराबर कितना लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। हमसे प्रश्न में यह कहा कि शंख की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब चूंकि आप यहां जानते हैं कंडीशन एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का मान 2r, यहां 2r रख दीजिए, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप इसको 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर को पक्षांतर करिएगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा शंख की त्रिज्या और ऊंचाई में, तो यहां से r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लीजिएगा तो h बटे आर बराबर 1/√3, यानी r रेशियो h 1/√3। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका लिखित का पोर्शन था। कैसा लगा आपको, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आइए अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं OMR बेस। यहां से किस तरीके का आपका कंडीशन आपकी बनेगी, किस तरीके से इसको आपको लगाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। आइए बात करते हैं आपके OMR बेस क्वेश्चंस पर और शुरू करते हैं OMR बेस क्वेश्चंस का ये सेक्शन। देखिए अब हम बात करने वाले हैं आपसे OMR बेस्ड क्वेश्चंस पर जो आपके 20 नंबर के आते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न होता है, यहां से आपका 1 नंबर कंठस्थ होता है। अगर आप 20 के 20 सही करते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाते हैं यहां से। तो आइए एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से अपना आंसर निकाल सकते हैं, आप भी हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे, जो पहला इसमें क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखिएगा। कहता है कैप्सूल संयोजन है। जो कैप्सूल हमारा होता है वो कैप्सूल किसका संयोजन होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, 2 शंकुओं का। दूसरा ऑप्शन है 1 बेलन और 2 अर्धगोलों का। तीसरा ऑप्शन है 1 बेलन और 1 अर्धगोले का, 1 बेलन एवं 2 गोलों का। देखिए गोला तो बनेगा ही नहीं। जो कैप्सूल हमारा बनेगा वो कैप्सूल जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें 1 बेलन होता, क्या 1 बेलन होता है, क्या 1 बेलन तथा 2 अर्धगोले। आपने पढ़ा भी होगा
दो अर्धगोले होते हैं। कितने होते हैं? दो अर्धगोले होते हैं। तो जो कैप्सूल हमारा है वो एक बेलन और दो अर्धगोलों का क्या होता है? संयोजन होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर बी कहें या ऑप्शन नंबर बा कहें, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, यहां तक आप यहां को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है यदि समीकरण 6x² माइनस के bx प्लस 7 बराबर 0 का विविक्तर 1 है तो b का मान बताइए। देखिए 6x² माइनस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? सॉरी 2 है यहां पर, और इसका विविक्तर जो दिया गया है, डिस्क्रीमेंट जो दिया गया है वो हमें 1 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। तो कह रहा है कि b का मान क्या होगा, और आप जानते हैं d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 1 हो जाएगा। b की जगह कौन है? b है तो b² ही रहेगा, या माइनस का b² कर दीजिए, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, क्योंकि यहां c का मान 2 है, बराबर में 1। यहां b², ये 6 चौक 24 दूनी 48 बराबर 1 हो जाएगा। b² बराबर 1 प्लस 48, तो b² बराबर 49 हो जाएगा। b का मान प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। b का मान जो बनेगा वो प्लस माइनस कितना बनेगा? 7 बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर सा जो इसका रहेगा वो आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सा कहे या सी कहे, ये इसका आंसर बनने वाला है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या है जरा देखिएगा। कहता है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 3 से अधिक होती है। देखिए इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके जो शून्यक होते हैं क्या होते हैं? उसके जो बहुपदों की संख्या होती है वो 3 से अधिक होती है। क्या? 3 से अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये आप समझ लीजिए। क्या इसका जो कारण है वो कारण ये है कि जब भी हम किसी बहुपद को किसी भी अचर नंबर से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वहां पर जितने भी चर राशियां आती हैं या जितने भी कांस्टेंट पार्ट होते हैं वही हमारा क्या होता है, जो है आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको देखना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देख लीजिए, वहां से आपको इसका प्रॉपर तरीका जो है देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिएगा। कहता है उस समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या है? उस समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या है जिसमें a 18 माइनस a 14 बराबर 32, यानी 18वां पद माइनस के 14वां पद बराबर दिया गया कितना? 32। अब 18वां पद है तो आप जानते a प्लस 17d हो जाएगा यहां से, और यहां की बात करते हैं तो a प्लस 13d हो जाएगा, बराबर में 32 हो जाएगा। यहां से a प्लस 17d और माइनस का a माइनस का 13d बराबर 32 हो जाएगा। a से एक क्रॉस कर दीजिए, यहां हो जाएगा 4d बराबर 32, यानी d बराबर 32/4, 4 8 32, यानी d बराबर कितना? 8 हो जाएगा। d का मान कितना आ गया? 8 आ गया। सारवांतर जो रहेगा वो हमारा 8 रहेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आ रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर आ रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा। कहता है cos a बराबर 7/25 है। क्या? cos a बराबर 7 बटे कितना है? 25 है। तो हमें बताना है क्या? tan a प्लस cot a। क्या? tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर यहां इसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे? cos a, देखिए ये a हो जाएगा, ये b, इसे c। cos में आधार बटे क्या होता है? कर्ण, यानी ये आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर बात करते हैं तो इस भुजा को आप निकाल लीजिएगा, इसका मान 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहां अगर बात करते हैं तो यहां tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब। मान रखेंगे, लंब का मान 24 बटे हो जाएगा कितना? 24/7 प्लस 7/24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम आएगा कितना? 7 चौकू 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16,
168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 जो होगा वो इसका एलसीएम आ जाएगा। 24 का गुणा 24 में 576 हो जाएगा। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। कुल मिलाकर 625 क्या? 625 बटे 168 क्या? 625 बटे 168 किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर द या डी कहें, इसका आंसर बनेगा क्या? ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या है? कहता है 26 और 156 का एलसीएम जो है वो 156 है। देखिए एलसीएम की बात हुई है, किसकी एलसीएम की बात? कितना ये दिया गया आपको? कितना? 26 और 156। 26 और 156 का जो एलसीएम है वो कितना? 156 ही है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए एचसीएफ अगर आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, वटे में एलसीएम हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। तो 26 गुणा 156 बटे 156 ये कट जाएगा, आंसर कितना बनेगा? 26 रहेगा। कितना रहेगा? 26 रहने वाला है। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल हो जाता है। आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्या है? दो बिंदु हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए बिंदु है 2,1 और 2,3 4,1, 2,3 है और 4,1 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दीजिए इसमें वैल्यू को और सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या बनेगा? x2 कितना? 4 माइनस का 2, y2 1 माइनस 3, यहां से निकल के आएगा 2 और यहां से माइनस का 2। वर्क करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 होता है। किस ऑप्शन का ये आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर वाह। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब बात कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। द्विघात समीकरण है आपका क्या? 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो m का मान बताइए। चूंकि समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर है। अगर समीकरण के मूल बराबर है तो हम कह सकते हैं b² बराबर क्या होगा? 4ac होगा। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। माइनस 12 का वर्ग बराबर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m, यानी यहाँ 144 हो जाएगा बराबर 12m। m का मान निकालिएगा तो 144 बटे 12, तो m बराबर कितना रहेगा? 12 रहेगा। कितना रहेगा? 12 रहेगा। किस ऑप्शन की बात है? ऑप्शन नंबर ड जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है? कौशय के क्या? कौशय के बराबर क्या है? सेके है। तो हमें ए का मान जो है यहां से फाइंड आउट करना है। ए का मान क्या बनने वाला है, किस तरीके से ए का मान रहेगा, ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इस कंडीशन को, यहां से हम 1/sin की कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, इक्वल टू 1/cos की कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो क्या बनेगा? अगर हम साइन को यहां लेके जाएं तो ये हो जाएगा sin a बटे cos a। क्या? साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। और साइन बटे कॉस की जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों वो tan a होती है। क्या होती है? tan a होती है। tan a बराबर 1, और tan में अगर एक मान की बात करते हैं तो tan 45 का मान जो होता है वो हमारा 1 होता है। तो a का मान यहां से क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री जो होगा वो हमारा a का मान हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है?
सभी वर्ग, देखिए वर्ग की बात हो रही है, जो सभी वर्ग होते हैं, वर्ग क्या होते हैं हमारे, देखिए वर्ग बात करते हैं तो वर्गों की भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। वर्ग की भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, किसी की 5 सेंटीमीटर होगी, किसी की 10 सेंटीमीटर होगी, किसी की 15 सेंटीमीटर होगी, किसी की 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन उसमें एंगल जो होता है वो बराबर होता है। एंगल 90 डिग्री का ही बनता है, तो प्रत्येक वर्ग में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सभी वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देख लीजिएगा। कहता प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए अगर बात करते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है, संख्याओं का समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य की बात करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को आपको ऐड करना है, और डॉट 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 करके इस तरीके से 10 संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे 10 का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या से हम समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। तो जब आप सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 बटे 10, यानी आंसर जो बनेगा वो 5.5 रहने वाला है। क्या, 5.5 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में हो वो ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 5.5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। कहता है एक इक्वेशन दी गई है। क्या, एक इक्वेशन है 3x + 2y बराबर कितना, 10 है। कहता है इसमें y का मान जो है वो कितना है, 5 है। तो x का मान आपको बताना है कि x का मान इसमें क्या हो जाएगा। x का मान आपको बताना है, x का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर क्या करिए, y का मान पुटअप कर दीजिए। जब आप y का मान रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3x + 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यहां से देखिए 3x + 10 बराबर 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। यहां पर भी आप सी ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि सी और सा ये आपका आंसर रहने वाला है। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किस तरीके से आप इसको बताएंगे। कहता है निम्न में से कौन सहअवाच्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए सहअवाच्य संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके सामने ऑप्शन है उन ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं। जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन 14,35 रहेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो 18 और 25 रहने वाला है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या, 31 93 रहेगा। क्या, 31 93 रहने वाला है। और अगला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, 32 और 62 है। कितना है, 32 और 62 है। अब देखिए यहां पर सहअवाच्य संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्यों, आप जानते हैं जो सहअवाच्य संख्याएं होती हैं उन सहअवाच्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 1 होता है वो हमारी सहअवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां से अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका ये 14 एचसीएफ यहाँ कितना बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा। यहाँ एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ प्यारे बच्चों 1 आएगा। यहाँ एचसीएफ अगर देखते हैं तो यहाँ 31 आ जाएगा, और यहाँ एचसीएफ अगर देखते हैं तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में एचसीएफ 1 है, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी रहने वाला है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सहअवाच्य संख्याओं का जो पेयर बनेगा वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वाह हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं, इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा पासे से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करते हैं पासा, आप जानते हैं पासा जो होता है हमारा उसमें 6 फलक होते हैं, और एक पासे को जब आप 2 बार फेंकते हैं तो कुल स्थिति कितनी बनती है। देखिए अगर बात करते हैं कुल स्थिति की या कुल परिणाम की, तो परिणाम जो अगर आपके बनेंगे, कुल परिणाम वो आपके कितने रहेंगे, 6 की घात 2, यानी टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब उसने ये कहा कि योग हमें 10 प्राप्त करना, योग 10 के लिए अगर परिणामों की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,6, 5,5। कितनी कंडीशन बन सकती हैं, तो 6,4। ये 3 कंडीशन आपकी होंगी। आप प्रायिकता की बात करना चाहेंगे, प्रायिकता निकालना चाहेंगे, प्रायिकता कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल 3 कंडीशन है, 3/36, यानी आंसर जो रहेगा वो 1/12 रहेगा। ऑप्शन नंबर जो आ होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 रहेगा। कहता है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। क्या है ऑप्शन, देखिए इसमें पहले में 0 है, फिर आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 8 है। ठीक है, तो
अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं 2 है और सम अभाज्य भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करते हैं आपसे आगे के 5 प्रश्नों पर जो हमारे बचते हैं, उन क्वेश्चंस को लेंगे और आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसका, आपका जो आपके ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है उनमें 16वां प्रश्न क्या कहता है, किस तरीके से है। कह रहा है दो समीकरण आपके सामने हैं, क्या x प्लस वाई बराबर 10, क्या x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, ये आपका 4 है। कितना है, 4 है। तो कहता है x और y का मान होगा, तो यहां से आप काट देंगे इसको, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। x का मान आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का मान आप कहीं रख लीजिए। तो अगर आप फ्रॉम 1 में रखना चाहते हैं, कंडीशन 1 में, तो हो जाएगा 7 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो हल जो निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7,3 जो होगा वो इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लीजिए। कहता है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो आपकी गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये है, आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, यहां से कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा कितना, 9 आर का मान निकालिएगा तो यहां हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या कहा, व्यास बताइए, तो व्यास की बात जब करेंगे तो 2r हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखिए इसमें ऑप्शन जो थे वो गलत थे, आप इसको सही करेंगे, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। 18वां प्रश्न लेंगे। 18वां जो प्रश्न है हमारा क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। देखिए इसको एक किसी एक को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चेंज कर लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम देखिए इस तरीके से रखते हैं और इसको हम चेंज करेंगे 1 अपॉन 10 में। देखिए इसको आप और भी लिख सकते थे, क्या, चलो देखिए उसी की बात करेंगे हम। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहां से अब इसको साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन के थ्रू ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो आपका है वो डी रहेगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। देखिए माध्यिका की बात करनी है तो आपको पहले 10 प्राकृतिक संख्याएं इस तरीके से लिख लेनी है। ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब माध्यिका जब भी आपको निकालनी हो, अगर पदों की संख्या सम है तो आप क्या करिएगा, बीच वाले दो पदों को पकड़िए। तो बीच वाले दो पद आपके हो जाएंगे 5 प्लस 6 बटे 2 यानी 11 बटे 2। तो आंसर जो बनेगा वो 5.5, ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं अंतिम प्रश्न पर। अगला अंतिम प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 20। क्या है, यदि समीकरण दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2x है यहाँ पर, प्लस p बराबर 0, इसका एक मूल्य जो दिया गया है वो -2 दिया गया है। क्या, चूंकि समीकरण का एक मूल -2 है तो यहां रख दीजिए, तो -2 का वर्ग प्लस 2 गुणा 2 माइनस का प्लस का p बराबर 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 प्लस p बराबर 0 कट जाएगा, तो 0 प्लस p बराबर 0 यानी p बराबर कितना, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका मॉडल पेपर था। इसमें जो भी प्रश्न बन सकते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लिए। एक मॉडल पेपर जो रहेगा वो आपका पेपर से एक दिन पहले मैं लेकर आऊंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। अब आपके लिए जो श्रृंखला चलेगी वो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पर चलने वाली है, क्योंकि ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, लगभग 5 वीडियो लेकर आऊंगा, 20-20 ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन